नमस्कार। मैं डॉक्टर नीलाभ आज फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। काफ़ी लोगों ने कहा कि ये जो लैब टेस्ट हो रहे हैं कोविड-19 के टेस्ट के बारे में, ये इसके विषय में कुछ बोलने के लिए, और इसीलिए मैं फिर से वापस हाज़िर हुआ हूँ कि ये जो टेस्ट हैं, ये कौन-कौन से टेस्ट हैं, क्या हैं, क्या कमियाँ हैं, क्या प्रॉब्लम है, इसके बारे में डिस्कस करने के लिए। आज की डेट में बहुत ही कन्फ्यूजन है कि कौन सा टेस्ट सबसे ज़्यादा अच्छा है। ये जो रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट जो गवर्नमेंट लेके आई है, या फिर पीसीआर टेस्ट जो सारे लैब में हो रहा है। सबसे पहले तो हम ये बात करें कि कौन-कौन से टेस्ट हो सकते हैं कोविड-19 के लिए, क्या-क्या टेस्ट हो रहे हैं। बेसिकली जो मेन अगर हम ग्रुप में डिवाइड करें तो 4 तरह के टेस्ट होते हैं कोविड-19 के लिए देखने के लिए। एक तो पीसीआर टेस्ट होता है जिसमें हम वायरस के आरएनए को स्टडी करते हैं, उसे डिटेक्ट करते हैं। दूसरा एंटीजन टेस्ट होता है। एंटीजन टेस्ट में वायरस के सरफेस पे एक प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन को हम डिटेक्ट करते हैं। ये रैपिड टेस्ट है, लेकिन इसका फॉल्स नेगेटिव 50% है। 50% फॉल्स नेगेटिव काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए यूजुअली एंटीजन टेस्ट हम नहीं फॉलो करते हैं। तीसरा टेस्ट होता है रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट, जिसको सरकार काफ़ी प्रमोट कर रही है, जिसमें जो बॉडी का डिफेंस होता है एंटीबॉडीज़ के थ्रू, उस एंटीबॉडीज़ को हम डिटेक्ट करते हैं, इसीलिए इसका नाम है एंटीबॉडी टेस्ट। चौथा टेस्ट होता है जो कहा जाता है जीनोम मैपिंग। जीनोम मैपिंग में हम जो वायरस का स्ट्रक्चर है, उसके अंदर जो आरएनए है, उसकी मैपिंग करते हैं। ये टेस्ट काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, और ये टेस्ट सिर्फ इसलिए किया जाता है कि हम डिटेक्ट करें कि अभी एक पर्टिकुलर सोसाइटी या टाउन में कौन सा स्ट्रेन ज़्यादा पॉजिटिव है, ज़्यादा पाया जाता है, कौन सा प्रेवलेंट है। जैसा कि आपको पता है कि इंडिया में अभी आज की डेट में 5 स्ट्रेन पाए गए हैं। तो कौन सा स्ट्रेन किस एरिया में है, कौन कितना फेटल है, कौन कितना नॉर्मल है, जिसमें लोग ज़्यादा बच रहे हैं, ये सारी स्टडी के लिए जीनोम मैपिंग की जाती है। अब हम 2 टेस्ट के बारे में डिटेल में बात करेंगे, एक तो पीसीआर टेस्ट और दूसरा एंटीबॉडी टेस्ट। पीसीआर टेस्ट है क्या? एक्चुअली इसका पूरा नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर टेस्ट। जो वायरस के अंदर का आरएनए है, उसे हम डिटेक्ट करते हैं। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बतला चुका हूँ कि इसकी साइज़ बहुत ही सूक्ष्म होती है। ये 1 मिलीमीटर का 1 करोड़वां हिस्सा होता है। इसे डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए 1984 में अमेरिकन बायोकेमिस्ट कैरी म्यूलिस ने ये टेस्ट को पीसीआर टेस्ट को बनाया था। इसका पूरा नाम है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें डीएनए की मल्टीपल कॉपीज तैयार हो जाती हैं, करोड़ों अरबों कॉपी तैयार होती हैं। तो जो हिस्सा 1 मिलीमीटर का 1 करोड़वां पार्ट था, अब वो चूँकि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ये डिटेक्ट हो सकती है, उसे हम डिटेक्ट करते हैं। लेकिन कोविड-19 वायरस जो है, ये तो एक आरएनए वायरस है, डीएनए वायरस नहीं है। तो इसके लिए उसके पहले एक प्रक्रिया होती है जिसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, जिसमें उस आरएनए जो उसके जेनेटिक मटेरियल है आरएनए, उसका पहले डीएनए कॉपी तैयार होती है बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से तैयार हो जाता है, फिर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से उसकी लाखों करोड़ों कॉपियाँ तैयार हो जाती हैं, जिससे ये डिटेक्ट हो जाता है। इसके लिए वायरस जो होता है वो लाइव वायरस होना चाहिए डिटेक्ट करने के लिए, इसीलिए ये स्वाब लिया जाता है। स्वाब हम कहाँ से लेते हैं? स्वाब हम या तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से लेते हैं, जो सबसे कॉमनेस्ट नेजोफेरेंजियल स्वाब होता है, जो तालू के पीछे का हिस्सा होता है, फेरिंक्स का या नाक का कह लीजिए, जहाँ पे नाक और मुंह मिलते हैं, वो एरिया इसका घर है, जहाँ पे बैक्टीरिया ग्रोथ की काफ़ी ग्रोथ होती है। तो सैंपल वहाँ से लिया जाता है नेजोफेरिंक्स से। उसके अलावा और भी हैं, जैसे ओरोफेरिंक्स से भी आप ले सकते हैं, नेज़ल स्वाब भी ले सकते हैं, सलाइवा भी ले सकते हैं, लेकिन सबसे सेंसिटिव टेस्ट है नेज़ोफेरिंजियल स्वाब। 98% सेंसिटिव होता है। लेकिन ये पहले हफ्ते में ही जब वायरस काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है और काफ़ी वहाँ पे है इकट्ठा, तभी वहाँ पे स्वाब लेने का फ़ायदा है, तब ये पॉजिटिव आता है।
1 हफ्ते के बाद अगर ये लंग्स में चला गया है तो हो सकता है कि नेज़ोफेरिंक्स से आप जो सैंपल ले रहे हैं उससे नेगेटिव आ जाए, टेस्ट आपका नेगेटिव हो। तो उसके लिए उस टाइम में हम लंग्स का सेक्रेशन या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक का सेक्रेशन लेते हैं, जिसके लिए बलगम यूज़ कर सकते हैं आप। बलगम से वो या फिर ट्रैकिया गैस से कलेक्शन सेक्शन ट्यूब से लिया जाए, या ब्रोंकोएल्वियोलर लवाज कहा जाता है, वो लिया जाए, जो काफ़ी रिस्की होता है जो सैंपल लेते हैं उनके लिए। जब हम टेस्ट की बात करते हैं तो 2 टर्म आते हैं, एक कहा जाता है टेस्ट की सेंसिटिविटी और दूसरी कही जाती है टेस्ट की स्पेसिफिसिटी। सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि वो टेस्ट कितना सेंसिटिव है कि वो उस पॉजिटिव केस है जिसमें वो वायरस हो या कोई भी चीज़ हो उसे वो डिटेक्ट कर सके। जो डिटेक्ट करने की एबिलिटी जितनी ज़्यादा होती है उतना ही वो सेंसिटिव होता है। दूसरी चीज़ होती है स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी का मतलब होता है कि वो टेस्ट कितना स्पेसिफिक है कि वो सिर्फ और सिर्फ उसी वायरस को कैच करेगा, दूसरे और किसी को नहीं कैच करेगा, दूसरे में नेगेटिव रिपोर्ट देगा। तो जो टेस्ट जितना ज़्यादा स्पेसिफिक होगा उतना ही कम सेंसिटिव होगा, जितना ज़्यादा सेंसिटिव होगा उतना ही कम स्पेसिफिक होगा। ये आप इसको मान लीजिए कि एक स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड हमने यहाँ पे 50 पे सेट किया हुआ है कि 50 के ऊपर जो होगा उसे हम पॉजिटिव रिपोर्ट देंगे। तो कई ऐसे होंगे जो ये स्पेसिफिक तो ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा हाई पॉजिटिव रेट बतलाएगा, लेकिन कई जो ऐसे होंगे जो जिनके वो डिजीज़ नहीं होगा लेकिन उसी तरीके के वो स्ट्रक्चर बना रहे होंगे तो वो भी इसमें पॉजिटिव आने शुरू हो जाएंगे, तो स्पेसिफिसिटी कम होती जाएगी। अगर हम ये स्टैंडर्ड 50 की जगह पे उठा के 90 पे रख दिया, हमने 90 कर दिया, तो ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो गया कि 90 के ऊपर वाला ही जो है फिल्ट्रेशन ज़्यादा हो गई। ये स्पेसिफिक है कि अगर ये पॉजिटिव है तो है, इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन अगर लोड ज़्यादा नहीं है, वायरस लोड उतना ज़्यादा नहीं है, तो उतना अगर मटेरियल नहीं तैयार हो पाया तो ये नेगेटिव भी आ सकता है। नेज़ोफेरेंजियल स्वाब की जो सेंसिटिविटी होती है वो तकरीबन हम बोलते हैं कि 70 to 90% की होती है। ये काफ़ी स्पेसिफिक टेस्ट भी होता है। अगर ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव है, इसका मतलब कि आपको कोविड का इन्फेक्शन है, अगर ये पॉजिटिव आया है। अगर निगेटिव आता है तो निगेटिव ये क्यों आता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर वक्त के पहले आपने टेस्ट करवा लिया, जैसे कई मित्रों ने मुझे कहा कि जी मेरा एक्सपोजर हो गया, मेरा टेस्ट करवा दो, मैं उन्हें समझाता हुआ परेशान हो जाता हूँ कि भाई अब टेस्ट मत करवाओ, अब टेस्ट करवाओगे तो रिपोर्ट निगेटिव आएगा। क्योंकि बैक्टीरिया जो वायरस है, वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड 5 से 7 दिन है। अगर आपने टेस्ट करवाना भी हो तो 5-6 दिनों के बाद टेस्ट करवाइए, वरना ये जो है निगेटिव टेस्ट आएगा। तो एक अगर वक्त के पहले किया गया हो तो ये टेस्ट निगेटिव हो सकता है। अगर सैंपल ठीक से कलेक्शन नहीं की गई है, अगर नाक से ही ले लिया, नेज़ोफेरिंक्स तक नहीं पहुंचा स्वाब, तब भी ये टेस्ट निगेटिव आ सकता है। अगर आपको इन्फेक्शन तो है लेकिन वायरस का डोज बहुत लो है, तो लो वायरल डोज में भी ये निगेटिव हो सकता है। कुछ डेटा है कि अगर इन्फेक्शन जब आप इन्फेक्ट हुए हैं 4 दिन के अंदर आप टेस्ट करवाते हैं तो 67% चांसेस है कि आपकी टेस्ट की रिपोर्ट निगेटिव आएगी। जब सिम्टम आपको शुरू हो गए, यानी आपको बुखार है, सोर थ्रोट है, तो 38% चांसेस ही रहेगा कि आपका टेस्ट निगेटिव आएगी, यानी 62% चांसेस है कि आपका पॉजिटिव टेस्ट आएगा। वही अगर 7 से 8 दिन के बाद आपने अपना टेस्ट करवाया तो उस टाइम तक वायरस काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई कर चुका है, तो स्वाब में वायरस के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो सिर्फ 20% चांस होते हैं निगेटिव होने के। तो पीसीआर टेस्ट में मैं फिर वापस क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर पीसीआर टेस्ट आपका पॉजिटिव आया है तो इसका मतलब कि आपको कोविड-19 इन्फेक्शन है। अगर आपको वो टेस्ट निगेटिव आया है तो 30% चांसेस अभी भी है कि आपको कोविड-19 हो, और वो टेस्ट निगेटिव आया हो तो उसमें फिर 3 से 4 दिन के बाद टेस्ट दोबारा रिपीट करवाया जाता है। अगर उसके बाद भी आपको शक है, सीटी स्कैन में कुछ फाइंडिंग है जो कोविड-19 की फाइंडिंग है, तो फिर ब्रोंकोएल्वियोलर लवाज में टेस्ट किया जाता है, फिर ये टेस्ट पॉजिटिव आता है। ड्रोस्टन ने एक फिगर दिया है कि फर्स्ट वीक में जो थ्रोट स्वाब है, जो नेज़ोफेरिंक्स का स्वाब है, वो पॉजिटिव होता है। सेकेंड वीक के बाद से जो आपका बलगम है या
जो जो बाल में कर रहा हूँ ब्रोंको एल्वियोलर लवाज या ट्रैकिया से अपने वॉश करके जो फ्लूइड लिया है उसमें पॉजिटिव होने के चांसेस ज़्यादा है। तो यदि समय से पहले आपने टेस्ट किया या एक भी 7-8 दिनों के बाद टेस्ट किया तो आपके टेस्ट की रिपोर्ट निगेटिव हो सकती है, लेकिन तो भी आप में इन्फेक्शन हो सकता है कि आप इन्फेक्टेड हो और इन्फेक्शन आप स्प्रेड कर रहे हो। अब दूसरा टेस्ट होता है एंटीबॉडी टेस्ट, जिसको आज की डेट में गवर्नमेंट काफ़ी प्रमोट कर रही है। एंटीबॉडी टेस्ट क्या होता है, इसके लिए ये जानने के लिए ये ज़रूरी है कि एंटीबॉडीज़ क्या है। बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म होता है। बॉडी जब किसी भी इन्फेक्शन से फाइट करती है तो लिम्फोसाइट्स होते हैं जो बॉडी की आर्मी होती है। तो जैसे इन्फेंट्री होती है जो खुद जाके हाथ से लड़ते हैं, बंदूक से लड़ते हैं, वो होता है टी लिम्फोसाइट्स, वो जाके उससे लड़के उसे मारता है। और दूसरे होते हैं बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स वो होते हैं जो दूर पे खड़े होते हैं और वहाँ से वो मिसाइल छोड़ते हैं। वो लिम्फोसाइट्स वो जो है उसे हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं कि वो मिसाइल बना रहे हैं, गोलियां दाग रहे हैं, तोप दाग रहे हैं। तो वो कई तरह के होते हैं। IgA होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो हम कहते हैं, IgA, IgB, IgG, IgA-M, कई तरह के होते हैं। नॉर्मली IgA और IgM ये इमीडिएट एक्शन का है कि जैसे आपकी बॉर्डर पे लड़ाई हुई तो जिस सेना ने तुरंत लड़ाई करी वो होता है IgM। तो IgM इसीलिए तुरंत राइज करना शुरू होता है जब भी इन्फेक्शन होता है। नॉर्मली 1 वीक से लेकर 3 वीक का इसका पीरियड होता है। उस समय IgM की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है जिसे डिटेक्ट किया जाता है। लेकिन जैसे बॉर्डर पे लड़ाई चलती है तो हर जगह से, हर डिस्टेंस से आर्मी डिप्लॉय किया जाता है उस जगह पे कि भाई वहाँ लड़ाई चल रही है, आओ पीछे आओ। वो होता है IgG। IgG जब वहाँ पहुँचता है इसलिए वो उसे आने में वक्त लगता है, तो 2 से 3 हफ्ते के बाद इसका पीक आना शुरू होता है और ये काफ़ी लंबे समय तक इम्यूनिटी देता है। जो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी की आप बात करते हैं वो IgM देता है। क्या अगर एंटीबॉडी प्रेजेंट है आप में तो आप को कभी कोविड इन्फेक्शन नहीं होगा? इस सवाल का जवाब अभी साइंटिस्ट को नहीं पता है। अगर ये इम्यूनिटी आती है, कितने दिनों की इम्यूनिटी आएगी? 1 महीने की आएगी, 3 महीने की आएगी, 6 महीने की आएगी, 1 साल की आएगी या लाइफ लॉन्ग की आएगी? ये आने वाला वक्त ही बतलाएगा। लेकिन कुछ केसेस रिपोर्ट हुए हैं जापान से, कोरिया से, जहां एक बंदे को कोविड-19 का इन्फेक्शन हुआ, ठीक हुआ, फिर दोबारा इन्फेक्शन हो गया। अभी ये पता नहीं चल पाया है कि स्ट्रेन सेम थी या अलग स्ट्रेन से इन्फेक्शन हुआ था। ये कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि एंटीबॉडीज़ दोनों के सेम होते हैं। तो एंटीबॉडी टेस्ट में हम जो है कोविड-19 के वायरस के अगेंस्ट में जो एंटीबॉडीज़ बनता है उसे हम डिटेक्ट करते हैं। इसकी स्पेसिफिसिटी जो है 70 to 80% केसेस में होती है। एक्टिव केसेस में ये हमेशा निगेटिव रिपोर्ट देगा क्योंकि उस समय एंटीबॉडीज़ नहीं बने होते हैं। तो अगर आपको अभी इन्फेक्शन हुआ, 7 दिन 8 दिन है, आपको काफ़ी सिम्टम है, सोर थ्रोट है, बुखार आ रहा है, उस टाइम में आप टेस्ट करवाएंगे तो ये रिपोर्टें एंटीबॉडी टेस्ट गलत आएगी। वैसे ICMR ने जो क्लेम किया है वो क्लेम किया है कि जो हमारी किट है यहाँ की वो 100% स्पेसिफिक और 98% सेंसिटिव है। यानी कि अगर ये टेस्ट पॉजिटिव है तो 100% श्योर है कि आपको कोविड का इन्फेक्शन हो चुका है, और अगर आपको कोविड का इन्फेक्शन हुआ है तो 100 में 98 बार ये टेस्ट पॉजिटिव आएगा। लेकिन ये सिर्फ यही बतलाता है कि आपको इन्फेक्शन हो चुका है, इसका यही रोल है। ये कौन इन्फेक्ट हुआ है, कौन नहीं इन्फेक्ट हुआ है, इसका ये सिर्फ यही बताता है, इसके अलावा और कुछ नहीं बताता है। एक्टिव डिजीज़ के डायग्नोसिस में इम्पॉर्टेंट नहीं होता, तो इसका रोल कहाँ है? इसका रोल है जब कोई पैंडेमिक या एपिडेमिक चल रहा होता है तो उसकी मॉनिटरिंग में, उसकी सर्विलेंस में। अगर मान लीजिए किसी एरिया में, किसी बस्ती में ये या किसी कॉलोनी में काफ़ी मरीज़ निकल रहे हैं, 20 से 30 मरीज़ निकल रहे हैं, तब इस टेस्ट का रोल होता है रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट हम करते हैं, जिससे ये हम देखते हैं कि वहाँ कितने लोगों में एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव है, कितने लोग वहाँ ऑलरेडी इन्फेक्ट हो चुके हैं। इसीलिए इसका रोल जो है हर्ड इम्यूनिटी में भी होता है और इसे सीरो सर्विलियंस कहा जाता है, क्योंकि ये ब्लड टेस्ट है। तो सीरम जो है ये ब्लड का एक हिस्सा होता है, ये सर्विलियंस मॉनिटरिंग के काम में होता है, जो ये इन्फेक्शन के स्प्रेड के बारे में बतलाता है। इसमें एक जो और साइड इफ़ेक्ट होता है कि कई IgM जो डिफरेंट कोरोना वायरस के जो ग्रुप है वायरस का काफ़ी बड़ा है,
जिसमें कई वायरसेस आते हैं, इसमें भी कोविड-19 एक है। कई स्ट्रक्चर मिलते-जुलते हैं, तो जो एंटीबॉडीज़ बनते हैं वो कई इन्फेक्शन के एक जैसे ही होते हैं, तो ये दूसरे इन्फेक्शन के आईजीएम को भी गलत डायग्नोस कर देता है और पॉजिटिव रिपोर्ट आ जाती है। तो एक इस टेस्ट का ड्रॉबैक ये भी है। ये एक तो एंटीबॉडी टेस्ट हो गया जब हम इसकी बात करते हैं, इसी में ये जो टेस्ट होता है एलाइजा टेस्ट कहा जाता है, एलाइजा टेस्ट से होता है। वैसे ही एक CLIA टेस्ट होता है, और तीसरा जो इसमें टेस्ट होता है उसे कहा जाता है लैटरल फ्लो एसे। लैटरल फ्लो एसे इज अगेन एन एंटीबॉडी टेस्ट। लैटरल फ्लो एसे में क्या होता है कि हर चीज़ की एक पहचान होती है, कुछ एक सिग्नेचर होता है, कुछ एक मार्क होता है। तो इसके जो बायोलॉजिकल मार्क होते हैं इस वायरस को, उसे हम डिटेक्ट करते हैं। बायोलॉजिकल मार्क को ऐसे आप समझें कि अगर हम किसी हीरो की बात करें जो हमेशा सफ़ेद कपड़े पहनता था, सफ़ेद जूते पहनता था, तो आपके मन में हमेशा जितेंद्र का नाम आएगा, बिकॉज दैट वाज हिज सिग्नेचर ड्रेस। वैसे ही हर बैक्टीरिया एक वायरस का कुछ सिग्नेचर होता है जिसे हम बायोलॉजिकल मार्कर कहते हैं। ये डिटेक्ट करने बहुत आसान होते हैं, 10 से 15 मिनट में टेस्ट की रिपोर्ट आ जाती है। इट्स अ वेरी रैपिड टेस्ट। तो इस टेस्ट का कहाँ पे यूज़ आएगा इस टेस्ट का, चूँकि अब लॉकडाउन हट रहा है। जब लॉकडाउन हट रहा है तो ये टेस्ट का काफ़ी ज़्यादा रोल आएगा। इसी टेस्ट में एक टेस्ट है जो नया लॉन्च हुआ है, जिसे कहा जाता है गोल्ड नैनो रॉड टेक्नोलॉजी। गोल्ड नैनो रॉड टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी जो 10 से 15 मिनट में रिपोर्ट आएगी जब कोई पेशेंट क्वारंटाइन में गया है या हॉस्पिटल में गया है, उसका डिजीज़ फ्री हुआ है या नहीं, ये देखने के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं क्वारंटाइन से निकलने से पहले। जब कोई क्लोज स्पेस में लोग जा रहे हैं और आपको पता नहीं है कि उसमें कितने कोई कोविड का पेशेंट है या नहीं है, तो उन्हें डिटेक्ट करने के लिए ये टेस्ट होता है। जैसे जो इंटरनेशनल फ़्लाइटें जब शुरू होंगी तो हो सकता है ये टेस्ट हर इंसान की जाए, जिससे ये पता चले कि उसमें से कोई कोविड पेशेंट तो नहीं जा रहा है। तो ये एंटीबॉडी टेस्ट के ड्रॉबैक्स हैं और एडवांटेजेस हैं। वैसे ही PCR के टेस्ट की मैंने बात करी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।